हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्राइम क्या होता है उसके बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनरल प्रोविजन के बारे में कि आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, और बीएनएस जो नया प्रोविजन आया है आपका भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ, इसका एक्सटेंड कहां कहां तक है। बाकी हम लोगों ने कोरिलेट स्टडीज के बारे में कल कर ली थी। आज हम लोग क्राइम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके एसेंशियल्स को पढ़ेंगे। अपराध क्या होता है, तो अपराध किसे कहा जाता है? अपराध विधि द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना अपराध कहलाता है। विधि द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करना अपराध कहलाता है। क्राइम और ऑफेंस ये दोनों अलग अलग है। क्राइम और ऑफेंस दोनों अलग अलग है। क्राइम और ऑफेंस सभी क्राइम ऑफेंस होते हैं, लेकिन सभी ऑफेंस क्राइम नहीं होते हैं। वही ऑफेंस क्राइम होते हैं जो ट्रायल होने के बाद प्रूव हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने यह क्राइम किया हुआ है। तो क्राइम में ऑफेंस इंक्लूड होता है, लेकिन ऑफेंस में क्राइम इंक्लूड नहीं होता है। तो अपराध क्या होता है? तो विधि द्वारा प्रसिद्ध है, जो आपका लॉ के तहत जिसको प्रोहिबिट किया गया उस कार्य को आप करते हैं तो अपराध कहलाता है। जैसे चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, इन सबको क्या किया गया है? विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया। अगर उस कार्य को करते हैं तो आप अपराध करते हैं, यह कहा जाता है। तो अपराध की जो डेफिनेशन दी गई है वो आईपीसी में आपका सेक्शन 40 में अपराध की जो परिभाषा दी गई है वह धारा 40 में दी गई है। आईपीसी में भारतीय दंड संहिता में आपको 40 में इसकी परिभाषा दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो धारा 40 क्या कहता है? धारा 40 यह कहता है कि जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है, पहला चीज निकल करके आता है कि क्राइम हुआ है जो इस संहिता द्वारा, इस संहिता का मतलब कि जिसको आईपीसी में दंडनीय बनाया गया है। तो जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है, जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है वह अपराध है। जो किसी विशेष विधि अब विशेष विधि की परिभाषा कहां दी गई है? तो आईपीसी में विशेष विधि की परिभाषा, आईपीसी में आपका विशेष विधि की परिभाषा 41 में दी गई। और जो किसी स्थानीय विधि में, जो किसी स्थानीय विधि में दंडनीय है, वो क्या है? वह भी अपराध कहलाएगा। इसकी जो डिफिनेशन दी गई है आईपीसी में सेक्शन 42 में दी गई है। तो इस चीज को हम लोगों ने आईपीसी में देखा, भारतीय दंड संहिता में देखा कि जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है वह अपराध है, जो किसी विशेष विधि में दंडनीय बनाया गया है वह अपराध है, और जो किसी स्थानीय विधि, विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ, स्थानीय विधि मतलब लोकल लॉ, तो लोकल लॉ में और स्पेशल लॉ में जिसको प्रोहिबिट किया गया है वो भी अपराध के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा कोरिलेशन कर लेंगे, क्योंकि अब आईपीसी आपका समाप्त हो गया, उसकी जगह पर बीएनएस आ गया है। तो बीएनएस के किस सेक्शन में अपराध को परिभाषित किया गया है तो उसके बारे में आपका सेक्शन 224 में अपराध को परिभाषित किया गया है। किस धारा में? 224 में बीएनएस में इसको परिभाषित किया गया है कि अपराध क्या होता है। परिभाषा सेम दी गई है कि जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है वह अपराध है, जो किसी विशेष विधि और स्थानीय विधि, विशेष विधि को जो बताया गया आपका 30 में और स्थानीय विधि को 218 में आपको परिभाषित किया गया है कि विशेष विधि क्या होती है और स्थानीय विधि क्या होती है।
तो विशेष विधि किसे कहा जाएगा? तो विशेष विधि वह विधि होती जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती, स्पेशल मैटर्स पर लागू होती, जो सब्जेक्ट मैटर होता है कोई स्पेशल मैटर होता है। जैसे कि डाउरी प्रोविजन एक्ट आपका बना हुआ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है, तो ये मैटर किस पर है? दहेज से संबंधित है। तो दहेज के बारे में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है, दहेज की मांग करता है, तो वह अपराध करता है। तो ये कैसा लॉ है? स्पेशल लॉ है। कैसा लॉ है? स्पेशल लॉ है। तो उसके द्वारा भी जिसको दंडनीय बनाया गया है वो भी अपराध है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो स्पेशल लॉ है। उसके बाद आता है स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि किसे कहा जाता है? तो स्थानीय विधि वह विधि होती है जो किसी स्थान विशेष पर लागू होती है। स्थान विशेष का मतलब क्या होता है? जो पार्टिकुलर प्लेस पर। कहने का मतलब कि यूपी में अगर कोई कानून बनाया गया है तो केवल यूपी के क्षेत्राधिकार में, जो ज्यूरिडिक्शन है, यूपी में ही लागू होगा। अगर यूपी गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेशन ने कोई कानून बनाया है तो वह केवल और केवल यूपी में ही लागू होगा, ना कि एमपी में, ना कि आपका महाराष्ट्र में लागू होगा। और महाराष्ट्र के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो यूपी में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो स्थानीय विधि है। जैसे कि योगी सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वह अपराध करता है, कहा जाता है। तो वो स्थानीय विधि कहां पर है? केवल स्थान यूपी में ही लागू होगा। उसी प्रकार कहा गया कि अगर गौ की हत्या करता है तो अपराध करता है, तो कहां पर लागू होगा? यूपी में ही लागू होगा, कि यूपी गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेशन ने ऐसा कानून बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने कोरिलेट स्टडी कर ली आईपीसी के बारे में भी, बीएनएस के बारे में भी, क्योंकि सेम चीजों का प्रावधान किया गया, बस सेक्शंस को केवल चेंज कर दिया गया है 224 में। अब अगर आपसे कोई पूछता है अपराध की परिभाषा कहां दी गई है क्राइम की, तो आपका सेक्शन 224 में बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता इसमें दी गई है। और विशेष विधि और स्थानीय विधि को बताया गया है कि विशेष विधि क्या होती है। अब परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। केनी महोदय ने दिया है, स्टीफन ने भी दी है, ऑस्टिन ने भी दी है। केनी ने कहा कि अपराध वह जो विधानमंडल द्वारा निषिद्ध है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं, अगर क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। सम्राट का मतलब कि केवल राजा ही इसको क्षमा कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्षमादान करने की शक्ति किसको है? तो हमारे यहाँ क्षमादान किसी अपराध को करने के संबंध में अगर मृत्युदंड से संबंधित है तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है आर्टिकल 72 में, और अन्य मामलों में जैसे कि मृत्युदंड को छोड़ करके तो राज्यपाल भी दे सकता है। बाकी सभी मैटर में आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों क्षमादान दे सकते हैं या लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया आपका जो डिफिनीशन, आपके बेयर प्रोविजन जो आपके बेयर एक्ट में दिए गए थे उसके बारे में हो गया। अब आता है अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। अपराध करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व। इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व। तो इसेंशियल एलिमेंट में पहला इसेंशियल निकल करके आता है कि ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी, मानव प्राणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव प्राणी होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग। मानव प्राणी होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग। मानव प्राणी की परिभाषा आपके ना बीएनएस में ना आईपीसी में दी गई थी। पर्सन की परिभाषा दी गई है, मानव प्राणी की परिभाषा नहीं दी गई। तो किसी क्राइम को करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना आवश्यक होता है। जैसे कि प्राचीन काल में पशु के द्वारा भी अगर कुछ किया जाता था तो उसको भी दंडित किया जाता था। अगर पशु ने किसी को लात मार दिया या किसी को चोट कारित कर दी तो उसको दंडित किया जाता था। लेकिन जब मेंसरिया आई, लेकिन जब मेंसरिया का उद्भव हुआ, जब मेंसरिया आया तो यह देखा गया कि अपराध
मनुष्य के द्वारा ही किया जा सकता है और मनुष्य को ही क्या किया गया, उसमें पनिश करने के लिए बात की गई कि दुराशय मनुष्य के अंदर हो सकता है, हम जानवर को नहीं जान सकते कि उसके अंदर कैसा आशय है। तो पहले निर्जीव वस्तुओं को भी दंडित किया जाता था, तो उसको क्या किया गया, समाप्त करके मानव प्राणी के द्वारा अपराध किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा एसेंशियल निकल करके आता है मेंस रिया। मेंस रिया दुराशय। दुराशय किसी अपराध के निर्माण के लिए दुराशय का होना आवश्यक होता है। मेंसरिया उसमें होने चाहिए, बिना मेंसरिया के कोई क्राइम नहीं हो सकता है। तो इस पर जो है लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रिसी मेंस एट्रिया, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो। तो दुराशय का होना आवश्यक होता है और इसको जो है इंग्लैंड के सेंट थॉमस अगस्टाइन के उपदेश रियम लिंगम निसी मेंस एट्रिया से इसको लिया गया। दुराशय का कंसेप्ट वहां से डेवलप हुआ और पोप महोदय ने इसको आगे बढ़ाया। तो अगर इसमें लैटिन मैक्सिम निकल करके आती, दो लैटिन मैक्सिम आपकी है। पहला है एक्टस नॉन फेसिट, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस एट्रिया, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी ना हो। तो ये लैटिन मैक्सिम निकल करके आती है कि दुराशय होने के लिए व्यक्ति का दूषित आशय होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर चोरी करने जा रहा है तो चोरी करने जाने से पहले उसके मन में ख्याल आए कि हमको वहां पर जाना है, ये वस्तु को वहां से उठाना है, तो जैसे ही उसके मन में आ गया, हालांकि दुराशय को आपके वीएनएस और आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। दुराशय की जगह पर आपके बेईमानीपूर्ण आशय, विकनेसनेस, उपेक्षापूर्ण, तो इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है, कपट पूर्वक, तो इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया, ना कि दुराशय वर्ड का यूज किया गया। उसके बाद दूसरा लैटिन मैक्सिम आता है एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एट मिन एक्टस, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तो आपकी उसमें इच्छा होनी चाहिए, किसी अपराध को करने के लिए आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। अगर जबरदस्ती कोई आपसे कोई क्राइम कराता है, बंदूक लगा करके आपसे कोई कार्य करवाता है और आपको खतरा है कि हमारी मृत्यु हो सकती है, तो आपके द्वारा कोई अगर अपराध होता तो वो आपके द्वारा किया गया नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। उसके बाद आपका आता है तीसरा एसेंशियल निकल करके आता है आपराधिक कार्य। आपराधिक कार्य, आपराधिक कार्य भी होना चाहिए, एक्टस रियस। तो एक्टस रियस भी उसमें होना चाहिए, आपराधिक कार्य। अब कार्य को क्या होता है, तो कार्य को परिभाषित किया गया आपके आईपीसी में और वीएनएस में आपको परिभाषित किया गया है कार्य के बारे में, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 में कार्य के अंतर्गत अवैध लोभ भी सम्मिलित है। और आपका जो वीएनएस है उसमें जो है परिभाषित किया गया है एक्ट और ओमिज्म को अलग अलग, एक्ट को 2(1) में और ओमिज्म को लोभ। एक्ट का मतलब होता है कार्य और ओमिज्म का मतलब होता है लोभ। लोभ को जो बताया गया है 225 में बताया गया है वीएनएस में। आपके पुरानी जो संहिता थी आईपीसी उसमें 32 और 33 में बताया गया कि कार्य के अंतर्गत अवैध लोभ भी सम्मिलित होते हैं। तो कार्य मतलब कुछ चीजों को कर करके, जैसे कि किसी व्यक्ति को जहर दे करके, गोली मार करके, लाठी से मार करके, डंडे से मार करके, तो ये क्या है, कार्य किया जा रहा है। और किसी कार्य को ना करना
लोभ कहलाता है। जैसे एक माता पिता का दायित्व है अपने बच्चे को भोजन देने का, और बच्चे को भोजन नहीं देता है, इस कारण बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पर माता और पिता ने अपने कार्यों का लोभ किया हुआ है, इस वजह से उसको दंडित किया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे एक जेलर है और जेलर का दायित्व है कि कैदियों को भोजन देने का, और वह कैदियों को भोजन नहीं देता है, जिस वजह से कैदी बीमार हो जाता है और वह मर जाता है। तो यहाँ पर क्या किया, जेलर ने लोभ किया हुआ है। तो कार्य का मतलब कुछ करना, लोभ का मतलब कुछ ना करना कहलाता है। तो आपराधिक कार्य भी होना चाहिए। अब आपराधिक कार्य का मतलब होता है अवैध लोभ भी सम्मिलित है। तो अवैध क्या होता है, तो अवैध को जो है सेक्शन आपका, अवैध को सेक्शन 43, इसमें सेक्शन 43 में आपको अवैध के बारे में बताया गया है कि अवैध क्या होता है आईपीसी में। इसमें आईपीसी में बीएनएस में आपका जो बताया गया है सेक्शन 215 में आपको अवैध के बारे में बताया गया है, अवैध क्या होता है। तो अवैध में 3 चीजें निकल करके सामने आती हैं। अवैध में 3 चीजें निकल करके सामने आती हैं। पहला अपराध, दूसरा है आपका विधि द्वारा निषिद्ध, विधि द्वारा निषिद्ध, प्रोहिबिटेड बाय लॉ क्राइम। तीसरा आपका जो सिविल कार्यवाहियों को, जो सिविल कार्यवाहियों को आधार उत्पन्न करता हो, आधार उत्पन्न करता हो। तो ये चीजें निकल करके आती हैं कि अवैध में 3 चीजें सम्मिलित। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसको अवैध कहा जाएगा, तो अवैध का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है वह अवैध कहा जाएगा, विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य कर रहा है वह अवैध कहा जाएगा, और जो सिविल कार्यवाहियों को आधार उत्पन्न करता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अवैध में क्या सम्मिलित है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको जोड़ देगा कि इसमें यह चीजें नहीं है। तो अगर आपको तीनों चीजों के बारे में नॉलेज होगा तभी आप अवैध को बता पाएंगे। अवैध का मतलब व्यक्ति यही समझता है कि केवल अपराध हो सकता है या विधि द्वारा निषिद्ध। सिविल कार्यवाहियों को जो आधार उत्पन्न करता है वह भी अवैध के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो गया अवैध। अब आपका आता है नेक्स्ट इसेंशियल, आपका निकल करके आता है लास्ट, क्षति भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को या मानव प्राणी को क्या होना चाहिए, क्षति होनी चाहिए। अब क्षति के जो परिभाषित किया गया आपका आईपीसी में, क्षति को जो परिभाषित किया गया है 44 में, बीएनएस में आपका 214 में क्षति को परिभाषित किया गया है। अब क्षति कितने प्रकार से हो सकती है, तो क्षति में भी 4 प्रकार से आपके क्षति में आता है। पहला आपका शरीर को, बॉडी को अगर कोई क्षति कारित करता है तो वह शरीर को, संपत्ति को, मन को और आपके ख्याति को, रेपुटेशन को। तो बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड एंड रेपुटेशन। तो ये 4 चीजें हैं। अगर किसी शरीर में क्षति हुआ है तो उसको क्षति माना जाएगा। कोई संपत्ति, कैसे शरीर को, जैसे मान लेते हैं कि उपहत्या कारित की गई, तो उपहत्या कारित की गई तो क्या हुआ, बॉडी को क्षति हुआ है। क्या हुआ है, बॉडी को क्षति हुआ है, घोर उपहत्या किया गया है तो क्या हुआ है, बॉडी को क्षति हुआ। संपत्ति, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, तो चोरी करता है तो संपत्ति को क्षति होती है। किसको क्षति होती है, संपत्ति को क्षति होती है। उसके बाद मन को क्षति कैसे होगी, मन को जैसे मान लेते हैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उसका कर लिया हुआ है, एमएमएस बना लिया हुआ है और कहता मैं इसको वायरल कर लूंगा, तो क्या हो रहा है, माइंड को क्षति हो रहा है। उसके बाद ख्याति, गुडविल बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि
कोई कंपनी है जिसका गुडविल बहुत अच्छा बना हुआ है और उसको कंपनी को कहता है ये कंपनी अच्छी नहीं, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो क्या हो रहा, गुडविल को क्षति कारित की जा रही है। तो ये 4 इसेंशियल निकल करके आते हैं। पहला आपका मानव प्राणी होना चाहिए, दूसरा दुराशय होना चाहिए, तीसरा आपराधिक कार्य होना चाहिए और चौथा क्षति होनी चाहिए। तो ये अपराध के आवश्यक तत्व हैं और किसी भी कंपटीशन में इन सब चीजों के बारे में आपका प्री में आप आता है, एग्जाम में, आपके एलएलबी के एग्जाम में या आपके एपीओ के या जुडिशरी के सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं। मेंस में भी कभी कभी अपराध क्या होता है और उसके आवश्यक तत्व के बारे में आता है, आपके एलएलबी के एग्जाम में भी आता है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कुछ केस लॉ भी देखेंगे, इसमें क्या क्या केसेस हैं, मेंस एरिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।